तो सैम्पलिंग या फिर इंस्पेक्शन में दो रिस्क होते हैं, ये बता रहा था मैं। एक होता है गुड लॉट कैन बी रिजेक्टेड, प्रोड्यूसर रिस्क, और दूसरा होता है बैड लॉट कैन बी एक्सेप्टेड, कंज्यूमर रिस्क। तो गुड लॉट कैन बी रिजेक्टेड, ये प्रोड्यूसर रिस्क है। मतलब जैसे लॉट अच्छा था लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो गया, तो ये प्रोड्यूसर का रिस्क हो गया ना। जिसने बनाया उसने तो अच्छा लॉट बनाया, लेकिन हम जब कस्टमर मतलब वो गए, दूसरी कंपनी गई, कंपनी ने ऑर्डर दिया, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को ऑर्डर दिया, उसने बनाया तो अच्छा लॉट था, लेकिन उसने जब सैंपल पिक करे तो ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि उसने जो सैंपल पिक करे उसमें ज़्यादा मतलब डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ गया, जबकि जो लॉट था उसमें ज़्यादा, लेकिन रैंडमली जब हमने पिक किया तो डिफेक्टिव पार्ट ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ से ज़्यादा हो गए, एक्सेप्टेंस लेवल से नंबर ऑफ डिफेक्टिव ज़्यादा हो गए। तो हमें क्या हुआ कि हमने लॉट को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन लॉट अच्छा था। ये हमने सैम्पलिंग जब कर दिया हमसे, मतलब अब देखो जब पिक करते हैं कोई चीज़ रेंडमली, या तो वो अच्छा होगा, ठीक है, मतलब या तो प्रोडक्ट अच्छा होगा या तो ख़राब होगा। तो अगर ख़राब है मतलब डिफेक्टिव है, तो वो डिफेक्टिव में गिना जाएगा। अगर अच्छा है तो अच्छा है तो छोड़ देंगे, चलो छोड़ो, अब डिफेक्टिव हम गिन रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है, जब हमने 500, जैसे हमने लॉट साइज 500 लिया था, उसमें से हमने 50 पिक किए थे, प्लस जब हमने पिक, तो हो सकता है इसमें ज़्यादा डिफेक्टिव पिक हो गए हों, तो डिफेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेप्टेंस से ज़्यादा निकल जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि गुड लॉट जो है वो रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे डिफेक्टिव जब हमने सैम्पलिंग करी तो ज़्यादा पिक हो गए हमसे, यहाँ से यहाँ डिफेक्टिव लाते समय, सैम्पलिंग करते समय डिफेक्टिव पार्ट ज़्यादा पिक हो गया, क्योंकि रैंडमली हमने पिक किया। तो ऐसा हो सकता है। तो गुड लॉट अगर रिजेक्ट हो गया तो प्रोड्यूसर रिस्क, मतलब प्रोड्यूसर को रिस्क हो गया। अब उसने बनाया, उसको पैसा लगा, सब कुछ किया उसने, और लॉट अच्छा भी है, लेकिन हमारी सैम्पलिंग के टाइम पे वो, हमने जब सैम्पलिंग करी तो रेंडमली सैम्पलिंग करी और वो नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव हमारे सैंपल में ज़्यादा आ गए, जिसकी वजह से हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये प्रोड्यूसर का रिस्क हो गया, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है बैड लॉट जो है वो भी एक्सेप्ट हो जाए, क्योंकि 500 में से हमने रेंडमली पिक किए हैं 50, सैंपल साइज़ जो 50 है हमारा। अब इस 50 में हो सकता है कि डिफेक्टिव पार्ट जो थे वो ना ही हों उतने ज़्यादा, हमने 500 में से पिक किए और ज़्यादातर हमें अच्छे प्रोडक्ट ही मिले। तो हम क्या करेंगे, डिफेक्टिव जब टोटल गिनेंगे वो जो है वो एक्सेप्टेंस, जो हमारा एक्सेप्टेंस नंबर है उससे कम रहेगा। तो हम ये सोचें कि जो लॉट है वो अच्छा गुड है, और हम बैड लॉट को लेके चले आएंगे। तो ये कंज्यूमर रिस्क है, जिसने ख़रीदा उसका रिस्क है, क्योंकि उसने जब सैम्पलिंग देखी अब उसको डिफेक्टिव मिला ही नहीं, क्योंकि हमारे सैंपल में रेंडमली हमने सैंपल पिक किया था, सैंपल में डिफेक्टिव उतने थे ही नहीं, जबकि लॉट में बहुत सारे डिफेक्टिव हैं, ठीक है। तो बैड लॉट हो गया, लेकिन हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो कंज्यूमर रिस्क हो गया। तो इसमें सैम्पलिंग में दो रिस्क इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक प्रोड्यूसर रिस्क, एक कंज्यूमर रिस्क, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग की कुछ डेफिनीशंस हैं, ये देख लेते हैं। तो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग इज रिलेटेड टू एक्सेप्ट aspect of quality assurance through inspection, ठीक है। इंस्पेक्शन के द्वारा हम क्वालिटी एश्योरेंस देते हैं इसमें, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग में, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ SQC, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ये सब ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना के पूछ लेता है। तो ये स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की एक फील्ड है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, ठीक है। और इट इज़ पॉपुलराइज्ड बाय डॉज एंड रोमिंग, मतलब डॉज और रोमिंग जो थे उनके द्वारा ये पॉपुलराइज्ड हुई थी। और इट इज़ ओरिजिनली अप्लाइड बाय US मिलिट्री फॉर टेस्टिंग ऑफ बुलेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड।
ओरिजिनली इसको जब अप्लाई किया गया था पहली बार तो वो यूएस मिलिट्री द्वारा किया गया था बुलेट की और चेकिंग के लिए। वर्ल्ड वार सेकेंड में बुलेट्स चेकिंग के लिए मतलब ओरिजिनली अप्लाई किया गया था यूएस मिलिट्री द्वारा, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज द मिडिल ऑफ द रोड, मतलब बिटवीन 0 to 100% सैम्पलिंग के बीच में मिडिल ऑफ द रोड के बीच का रास्ता, मतलब इसको मिडिल ऑफ द रोड के नाम से हम जानते हैं इस टेक्निक को। अब इसके बाद होता है टाइप्स क्या है, तो टाइप्स में देख लेते हैं। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग फॉर एट्रीब्यूट, अब मैंने पहले बताया एट्रीब्यूट्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, पहले के लेक्चरों में ये हो चुका है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग फॉर एट्रीब्यूट्स और एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग फॉर वेरिएबल्स, ये दो टाइप्स की होती है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। तो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग फॉर एट्रीब्यूट मतलब जिसमें काउंटेबल डाटा होता है, जैसे यही था नंबर ऑफ बोल्ट्स, तो इसमें हम काउंट करते हैं कितने बोल्ट डिफेक्टिव हैं, कितने बोल्ट नहीं डिफेक्टिव हैं, तो इसमें काउंटेबल डाटा निकल जाता है। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग फॉर वेरिएबल्स मतलब मेजरेबल डाटा निकलते आता है, जैसे हम डायामीटर ले लें, तो अगर हम डायामीटर लेंगे तो इसमें हर एक प्रोडक्ट का डाया मेजर जाता है कि 50 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, 50 कुछ है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये मेजरेबल डाटा हो गया। तो इन दोनों के हिसाब से एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग देखते हैं एक बार। तो इसमें डिफरेंस है, इट इज़ बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट वाला पढ़ा एंड नो गेज, मतलब काउंटेबल डाटा है तो इसको गो गेज नो मेज़र कर लेंगे। और दूसरा, इफ़ ए लॉट कंटेन टू मैनी डिफेक्टिव प्रोडक्ट द लॉट इज रिजेक्टेड अदरवाइज एक्सेप्टेड, ठीक है। वैसे ही है काउंटेबल प्रोडक्ट का, जैसे बोल्ट ही ले लो, बोल्ट का डाया हमने चेक करना है तो गो गेज से चेक कर लेंगे। अगर गो गेज उससे पार कर जा रहा है, मतलब गो गेज के अंदर से होके निकल जा रहा है तो एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर गो गेज उस पर नहीं जा पा रहा तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। बस किसके हिसाब से, ये हमने डिफेक्टिव ढूंढा। एक बार गो गेज अगर निकल गया, मतलब जैसे ऐसे होता है ना, ये हमारा बोल्ट हुआ और ये हमारा गेज हुआ, यहाँ पे रिंग गेज बना देता हूँ। तो अगर ये रिंग गेज के अंदर से बोल्ट निकल जा रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो बोल्ट है ये डिफेक्टिव नहीं है। अगर ये रिंग गेज के अंदर से नहीं निकल रहा तो ये डिफेक्टिव हो गया, ठीक है। अब इसी हिसाब से नंबर ऑफ डिफेक्टिव हम चूज़ कर लेंगे एक्सेप्टेंस, और नंबर के अगर ज़्यादा निकल रहा है तो हम ये तो रिजेक्ट कर देंगे या फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। बस यही लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करते हैं वेरिएबल्स में, इट इज़ आल्सो नोन एज कॉन्टीन्यूअस मेजरमेंट, इसमें हमने कॉन्टीन्यूअस मेजरमेंट करना है, वेरिएबल है ना, कॉन्टीन्यूअस मेजरमेंट करते हैं। और यूजुअली मेजर्ड बाय मीन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से इसमें हम मेज़र करते हैं। वेरिएबल डाटा जो होता है इसमें कॉन्टीन्यूअस मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है और इसको हम मीन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट थे वेरिएबल और एट्रीब्यूट के लिए एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग कैसे करना है। अब सैम्पलिंग प्लान देखते हैं। तो सैम्पलिंग प्लान जो होता है वो मेनली 3 तरह के हम पढ़ते हैं, पर हमें 2 जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और तीसरा तो खैर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये सैम्पलिंग प्लान देखते हैं क्या होता है। सैम्पलिंग प्लान जो होता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग इज चूजिंग द अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग प्लान, मतलब ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन सा प्लान सैम्पलिंग प्लान कब चूज़ करना है। टू स्पेसिफाई द लॉट साइज, नंबर ऑफ सैम्पल्स, साइज ऑफ ईच सैम्पल, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है। मतलब अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग प्लान को चूज़ करना है जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकें कि लॉट साइज़ क्या है, नंबर ऑफ़ सैंपल्स कितने लेंगे और साइज ऑफ ईच सैंपल कितना होगा और एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, इस हिसाब से।
तो सैम्पलिंग प्लान जो होते हैं वो देखो 3 टाइप के मेनली होते हैं। पहले नंबर पे होता है सिंगल सैम्पलिंग प्लान, दूसरे नंबर पे होता है डबल सैम्पलिंग प्लान, तीसरे नंबर पे होता है मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान। ठीक है, तो सैम्पलिंग सिंगल सैम्पलिंग प्लान सिंपल सा होता है, ये करके देखते हैं। तो सिंगल सैम्पलिंग प्लान क्या है? सिंगल सैम्पलिंग प्लान होता है when the decision acceptance or rejection of a lot is taken on the basis of sample, then such acceptance sampling plan is called single sampling plan। मतलब डिसीजन ऑफ एक्सेप्शन सैंपल्स, एक ही सैंपल के हिसाब से हम बता देंगे कि जो लॉट है वो एक्सेप्ट होगा रिजेक्ट होगा। तो उससे बोलेंगे मतलब एक बार ही सैम्पलिंग करेंगे। ठीक है, उसे कह देंगे कि एक्सेप्ट करेंगे लॉट को या फिर रिजेक्ट करेंगे। एन कैपिटल एन अगर लॉट साइज है, स्मॉल एन जो है अभी मैंने बताया था ना, कैपिटल एन लॉट साइज मतलब कैपिटल एन लॉट है, इसमें एन प्रोडक्ट है जो हम लॉट या फिर बैच बोलते हैं। लॉट या बैच में कैपिटल एन प्रोडक्ट है और स्मॉल एन जो है, अब इस कैपिटल एन प्रोडक्ट से स्मॉल एन प्रोडक्ट हमने निकाल लिए हैं सैम्पलिंग के लिए, तो ये हो गया सैंपल साइज। ठीक है, सी जो है एक्सेप्टेंस नंबर है। अब इस सैंपल एक एक्सेप्टेंस नंबर दिया जाता है कि हम मतलब डिसाइड करते हैं, जब इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट करता है तो वो डिसाइड करता है कि एक्सेप्टेंस नंबर क्या होगा। मतलब इस अगर एक्सेप्टेंस नंबर तक डिफेक्ट पहुंच रहा है, एक्सेप्टेंस नंबर से कम है तो एक्सेप्ट करता है, ज़्यादा है तो रिजेक्ट कर देता है, कम या बराबर है तो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, ऐसा रूल होता है। तो ये है वो एक्सेप्टेंस नंबर है और इस एन सैंपल नंबर ऑफ डिफेक्ट डी जो होता है वो नंबर ऑफ डिफेक्ट होता है डी। इस एन सैंपल में 100% इंस्पेक्शन करने पर एन डी जो है वो नंबर ऑफ डिफेक्ट होते हैं। तो का रूल वही है जैसे पहले बताया था। अगर डी जो है सिंगल सैम्पलिंग का रूल क्या है, अगर नंबर ऑफ डिफेक्टिव जो है एक्सेप्टेंस नंबर से ज़्यादा है तो लॉट को रिजेक्ट कर देंगे। अगर नंबर ऑफ डिफेक्टिव जो है वो एक्सेप्टेंस लॉट से बराबर या फिर कम है तो एक्सेप्ट कर लेंगे लॉट को। बस यही होता है इसका रूल। अब इसका फ्लो चार्ट एक बार देख लेते हैं। फ्लो चार्ट में भी कुछ नहीं है, बस बनाया है। चार्ट ऑफ सिंगल सैम्पलिंग क्या होता है, एन लॉट साइज होगा, कैपिटल एन लॉट साइज हमें दिया रहेगा, कैपिटल एन लॉट साइज होगा, उसमें से स्मॉल रेंडम सैंपल साइज स्मॉल एन रेंडम सैंपल चूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिसीजन हमारा लेना है। डिसीजन के लिए हमें ऐसा बॉक्स बना डिसीजन। अब हम इसमें डिफेक्ट निकालेंगे। अगर डी इज लेस देन सी, डिसीजन सी, अगर है यस तो एक्सेप्ट द लॉट, अगर नो तो रिजेक्ट द लॉट। बस इतना ही है सिंगल सैम्पलिंग। इज लेस देन सी तो एक्सेप्ट द लॉट, अगर लेस और इक्वल टू, ठीक है यहाँ पे इक्वल टू होता है, लेस देन और इक्वल टू सी, डी नंबर ऑफ डिफेक्ट जो है लेस देन और इक्वल टू सी है तो एक्सेप्ट द लॉट। अगर ग्रेटर हो जाए, मतलब अगर ये नहीं है तो ग्रेटर होगा, लेस देन और इक्वल टू नहीं है तो ग्रेटर होगा, तो रिजेक्ट कर देंगे लॉट को। बस यही फ्लो चार्ट है सिंगल सैम्पलिंग प्लान का। उसके बाद होता है डबल सैम्पलिंग। डबल सैम्पलिंग प्लान क्या होता है, इन डबल सैम्पलिंग प्लान डिसीजन ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ लॉट में बी एन ऑन द बेसिस ऑफ 2 सैंपल्स। में भी देखो यहाँ लिखा में भी मतलब 2 सैंपल के हिसाब से भी हम कर सकते हैं इसमें डबल सैम्पलिंग में। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम डबल सैम्पलिंग में 2 सैंपल जो हैं वो लेंगे ही लेंगे। हम पहले सैंपल के हिसाब से भी रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं लॉट को। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है डबल सैम्पलिंग में 2 सैंपल लेना है। मतलब एक कंडीशन होती है
कि पहला सैंपल कब 2 सैंपल लेंगे, कब एक ही सैंपल से हम रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये मे बी का थोड़ा सा देखिएगा। मे बी का मतलब होता है ज़रूरी नहीं है कि हम डबल सैम्पलिंग में 2 सैंपल का यूज़ करें ही करें, पहले सैंपल के हिसाब से भी रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं लॉट को। अब एक बार देखते हैं, कैपिटल N अगर लॉट साइज है, ठीक है, कैपिटल N लॉट साइज या डबल सैम्पलिंग पढ़ रहे हैं, N1 जो है साइज ऑफ सैंपल 1 है, N2 जो है साइज ऑफ सैंपल 2 है। बस ऐसे ही देखो, ये कैपिटल N लॉट साइज हो गया। अब इसमें से एक सैंपल लिया हमने, कुछ प्रोडक्ट निकाल लिए पहले सैंपल के लिए, तो N1 बना लिया। मान लो 500 प्रोडक्ट थे, पहले में हमने 50 निकाल लिए, वो N1 हो गया। दूसरा सैंपल हमने